हेलो दोस्तों, मैं जयकांत सैनी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बात IQ में। हम डिस्कस कर रहे हैं राजस्थान पत्रिका न्यूज़पेपर जयपुर एडिशन 15 सितंबर। तो बने रहिए इस वीडियो में साथ अंत तक। देयर इज लॉट टू नो एंड लॉट टू डिस्कस। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे की, जो कि 15 सितंबर को बनाया जाता है पूरी दुनिया के अंदर। ये एक्चुअली घोषित किया था यूनाइटेड नेशन ने 2007 में कि हम प्रतिवर्ष 15 सितंबर को इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे बनाएंगे, ताकि दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी को स्थापित किया जा सके, प्रजातंत्रवाद आ सके, ताकि सभी लोगों की, किसी भी लोग की आवाज़ नहीं दबाई जा सके। इसीलिए प्रजातंत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रजातंत्र होना चाहिए, हर एक देश में होना चाहिए प्रजातंत्र, क्योंकि यही सबसे अच्छा एक तंत्र है, यही सबसे अच्छा एक ज़रिया है कि हर एक व्यक्ति अपनी आवाज़ को पहुंचा सकता है, उठा सकता है। नहीं तो आप जानते हैं कि जो राजतंत्र होता है, जो तानाशाही लोग होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं नॉर्थ कोरिया का एग्जांपल है, वहाँ पे आपकी आवाज़ों को दबा दिया जाता है। तो इसीलिए प्रजातंत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको मनाने की ये पूरी कवायद है, ताकि इसको फैलाया जा सके दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी डे को, और ये बनी रहे डेमोक्रेसी पूरी दुनिया के अंदर। तो ये है इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे। तो शुरू करते हैं आप आज का वीडियो। तो पेज नंबर 1 में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है चाइना से रिलेटेड है। हाइब्रिड युद्ध की तैयारी में है चीन अभी, और ये बिग डेटा का इस्तेमाल कर रहा है यहाँ पे। तो ये पूरी की पूरी न्यूज़ है। तो ये बताया कि अब तक 5 PM 24 CM 350 सांसद का ये डेटा इनके पास है। तो बिग डेटा क्या होता है? बिग डेटा एक ऐसी तकनीक है जो कि अब हम जो अभी ऑनलाइन इंटरनेट सारा का सारा यूज़ कर रहे हैं, उसके तहत हम कुछ ना कुछ डेटा क्रिएट कर रहे हैं हम। इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि आप कुछ भी सर्च कर रहे हैं, आप यूट्यूब पे सर्च कर रहे हैं, गूगल पे सर्च कर रहे हैं, आप पैंट, टी शर्ट, स्टडी से रिलेटेड कोई भी चीज़ आप सर्च कर रहे हैं, तो ये आपका एक डेटा क्रिएट करता है। तो उसको हम कहते हैं बिग डेटा। वो डेटा कहीं ना कहीं स्टोर होता है, उसका विश्लेषण होता है, उसके आधार पर चीज़ों को डिसाइड किया जाता है। तो सपोज़ कि इस बिग डेटा के ज़रिए आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है, आप फर्दर क्या सोचेंगे उसके बारे में प्लानिंग की जा सकती है। तो इसको लेकर के ये हाइब्रिड युद्ध की यहाँ पे बात की जा रही है, क्योंकि इस प्रकार से बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा इंपॉर्टेंट लोगों का चुरा करके वो बहुत कुछ प्रभावित कर सकता है चीन इस हाइब्रिड युद्ध के तहत। तो ये है बिग डेटा। बिग डेटा को आज के दौर में न्यू ऑयल भी बोला गया है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है बिग डेटा हर MNC के लिए, हर कंपनी के लिए, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन हो गया है अभी। तो बिग डेटा के द्वारा ही आप अपनी चीज़ों को टारगेट कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, एडवर्टाइज कर सकते हो, सही लोगों तक सही चीज़ पहुंचा सकते हो, कम समय में पहुंचा सकते हो। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिग डेटा। तो इससे आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। पेज नंबर 1 पे बात की जा रही है कि इतिहास में दूसरी बार ऐसा हो रहा है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में एक साथ 5 हरिकेन आ रहे हैं। तो ये किसने बताया? ये बताया राष्ट्रीय हरिकेन सेंटर ने बताया है। अटलांटिक महासागर में ये हो रहा है कि यहाँ पे 5 हरिकेन आ रहे हैं एक साथ। तो ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है। तो मैं आपको मैप के थ्रू बताऊंगा। तो इन 5 इनका नाम है हरिकेन का: पॉलेट, सेली, स्टॉर्म टेडी, स्टॉर्म विकी और ट्रॉपिकल डिप्रेशन। जस्ट अ मोमेंट। तो ये 5 हैं अलग अलग। तो इनके आप नाम जरूर याद रखिएगा: पॉलेट, सेली, स्टॉर्म टेडी, स्टॉर्म विकी और ट्रॉपिकल डिप्रेशन रेने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछे सकते हैं एग्जाम के अंदर। अब मैं आपको दिखाता हूँ मैप। तो ये आप देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री पे ऊपर, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री डाउन में। तो ये जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, इसको बोलते हैं हम उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का मतलब है ट्रॉपिकल रीजन, जहाँ पे कि ऊष्मा ज़्यादा होती है, सूरज की रोशनी सबसे ज़्यादा इसी एरिया में आती है। ये आपको पता होगा। जैसे कि आपने सुना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो भारत के अंदर गुड़गांव के अंदर है। ये इकलौता इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कि हेडक्वार्टर भारत के अंदर गुड़गांव के अंदर है। तो उसके अंदर तकरीबन 80 एक देश हैं जो कि इस एरिया के अंदर आते हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है ISA के अंदर। तो यहाँ की बात की जा रही है। और अटलांटिक ओशन ये वाला पार्ट है पूरा का पूरा, ये आप देख सकते हैं। ये मैं जो सर्कल बना रहा हूँ ये अटलांटिक ओशन है। यहाँ पे बात की जा रही है कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, यानी कि इस अटलांटिक ओशन का उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ये वाला पार्ट हो गया। तो यहाँ पर एक साथ 5 हरिकेन आएंगे। तो ये अभी बताया गया उस न्यूज़ के थ्रू। तो आप याद कर लीजिएगा कि वो 5 के 5 नाम क्या हैं, और ये आपको समझ में आ गया होगा। पेज नंबर 1 पे एक और बात की जा रही है। तो चीन अभी पूरा चिढ़ा बैठा है भारत से। तो यहाँ पे अब ये नेपाल को भी यूज़ कर रहा है चीन, वहाँ पे अपनी लैंग्वेज को प्रभावित करने की बात कर रहा है। चीन की लैंग्वेज का नाम है मैंडरिन। तो मैंडरिन आपसे पूछी जा सकती है कहाँ की लैंग्वेज है? चीन की लैंग्वेज है। तो नेपाल के अंदर एक तराई क्षेत्र है, मतलब डाउन साइड जो नेपाल का है वहाँ पे तराई क्षेत्र है, वहाँ पे मधेसी लोग निवास करते हैं। ये एक तरीके से भारतीय लोग हैं, मधेसी लोग, मधेसी कम्युनिटी बोलते हैं उनको। तराई क्षेत्र मिलती है नेपाल में। तो ये अपनी मांगें समय समय पर उठाते रहते हैं चीन के साथ। जो भी इनके विरोध चलते हैं मधेसी लोगों को, भारत को सपोर्ट करते हैं मधेसी लोग। तो यहाँ पे जो भारत के साथ नेपाल के बॉर्डर लग रहे हैं, तो यहाँ
चीन अपनी घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा है, किसी न किसी तरीके से अपने प्रभाव जमाने की कोशिश कर रहा है अपनी भाषा के तहत और अपनी दूसरी कूटनीतिक चीज़ों के तहत। तो ये न्यूज़ में कवर किया गया है। तो इसमें हम देख लेते हैं, लिपुलेख दर्रे की बात की गई है। तो लिपुलेख क्षेत्र विवाद भी है। लिपुलेख क्या है कि ये उत्तराखंड में है। लिपुलेख जो दर्रा है, ये लिपुलेख एरिया है, ये उत्तराखंड स्टेट जो है भारत का, वहाँ पर स्थित है। और यहाँ से मानसरोवर यात्रा भी कराई जाती है भारत सरकार के द्वारा लिपुलेख दर्रा के थ्रू। तो ये क्या करता है, भारत को तिब्बत के साथ जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है मानसरोवर की यात्रा, सरकार भी ऑर्गेनाइज कराती है इनको। तो लिपुलेख दर्रा बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। तो ये भी इसमें विवाद में है नेपाल के साथ भारत का। पेज नंबर 3 पे बात की जा रही है टिड्डियों की। इस वर्ष भारत में टिड्डियों का बहुत ही व्यापक अटैक हुआ है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा है किसानों को। तो इससे संबंधित न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है कि भारत में टिड्डी की पहली पीढ़ी को मार दिया गया है। तो टिड्डी की पहली पीढ़ी कैसे, टिड्डी जब अंडे देती है तो अंडे देने के बाद ज़मीन से हॉपर्स निकलते हैं। ये आप जरूर शब्द याद रखिएगा, हॉपर्स क्या होता है। तो टिड्डी से ही संबंधित है कि अंडे देने के बाद जो हॉपर्स, मतलब बच्चे कह सकते हो आप उनके, तो हॉपर्स निकलते हैं, उनको मार दिया गया है। अब इसमें इससे संबंधित कुछ ऑर्गेनाइजेशन है, इनके नाम है LW, लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन है ये। इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद के अंदर है। लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन पूछा सकता है। और इसके रीजनल ऑफिस भी हैं राजस्थान के अंदर, जैसे कि जोधपुर, बीकानेर इत्यादि जगहों पे हैं रीजनल ऑफिस। ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, इसके तहत LW आता है, यानी कि लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद के अंदर है। इससे संबंधित एक और ऑर्गेनाइजेशन है FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली के अंदर। ये UNO की एक एजेंसी है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी एक एजेंसी है FAO। तो कभी एग्जाम में पूछा सकता है कि FAO किसकी एजेंसी है, तो UN की एजेंसी है। इसे 1945 में कनाडा में बनाया गया था, लेकिन FAO का हेडक्वार्टर इटली रोम के अंदर है। तो आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पेज नंबर 5 पे बात की जा रही है अजमेर शरीफ की दरगाह जो है, यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट मैंने कवर किए हैं यहाँ पे। ये संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह जो है वो अजमेर के अंदर अवस्थित है। भारत में चिश्ती सिलसिले के संस्थापक हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब। इन्हें गरीब नवाज व हिंद का वली भी कहा जाता है मोहम्मद गौरी के द्वारा। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गौरी के साथ ही ये भारत में आए थे। और इनका जन्म जो हुआ था वो फारस में हुआ था। मैं आपको बता चुका हूँ फारस कहाँ पे, फारस की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ पर्शियन, यानी कि ये बात कर रहे हैं ईरान की। ईरान को ही फारस कहा जाता है। तो वहाँ इनका जन्म हुआ था। मोइनुद्दीन चिश्ती जी का, गौरी जी के साथ बाहर आए थे ये। इसके साथ साथ पृथ्वीराज तृतीय के समकालीन है, यानी पृथ्वीराज तृतीय जिस समय थे उस समय पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब थे। अब इनके गुरु का नाम है मिर्जा उस्मान हारूनी। ये पूछा गया फैक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस दरगाह को जो बनाने का काम प्रारंभिक तौर पर कराया था, उनका नाम है, मालवा के शासक हैं गयासुद्दीन खिलजी। गयासुद्दीन खिलजी जी ने ये जो दरगाह है मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की अजमेर में, इसका निर्माण इसका आरंभ किया था और इसको अंतिम रूप दिया था हुमायूं ने। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप नोट कर लीजिएगा। पेज नंबर 5 पे बात की जा रही है मुकंदा हिल्स टाइगर रिजर्व। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन गया है ये मुकंदा हिल्स टाइगर रिजर्व, बार बार यूज में आ रहा है। क्वेश्चन डेफिनेटली इससे बनेगा। तो आप, मैंने कई सारी वीडियोज़ में पत्रिका के इसको कवर किया है, तो आप सारे के सारे फैक्ट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है ये बताया गया है कोटा झालावाड़ के अंदर। ये एक्चुअली फॉरेस्ट जो है, राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो एक एनुअल रिपोर्ट निकालता है। तो वहाँ पर मुकंदा हिल्स टाइगर रिजर्व को कोटा एवं झालावाड़ जिले के अंदर दर्शाया गया है। ये राजस्थान का तीसरा राष्ट्रीय उद्यान है मुकंदा हिल्स टाइगर रिजर्व। इसके अलावा 2 और हैं, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं पहले बता चुका हूँ आपका वो कौन से हैं, कहाँ पर हैं। इसके अलावा ये टाइगर रिजर्व बनाया गया 2013 में। तो राजस्थान में 3 टाइगर रिजर्व हो गए अभी मुकंदा हिल्स टाइगर रिजर्व के साथ में, राइट। अब यहाँ पे हुआ क्या है कि MT3 MT2 की मौत हो चुकी है पिछले कुछ 1-1.5-2 महीने के अंदर, और उसके बाद MT2 के शावक की मौत भी हो चुकी है। तो ये घटनाक्रम चला है यहाँ पे। 3 टाइगर की मौत हो चुकी है और चौथे टाइगर की खबर चल रही है यहाँ पे। बाकी 27 दिनों से नहीं मिल रही खैर खबर। तो ये यहाँ पे बात की गई है। तो मतलब एक के बाद एक सेटबैक आ रहे हैं यहाँ पे मुकंदा हिल्स टाइगर रिजर्व में। तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये। तो आप देख लीजिएगा, सारे के सारे फैक्ट नोट कर लीजिएगा। पेज नंबर 5 पे बात की जा रही है कि ये जो बिसलपुर बांध है, यहाँ पे ये भी थोड़ा सा नीचे रह गया है, मतलब अपना जो उसका लेवल है उससे ये। तो ये बात की जा रही है कि बनास नदी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको भरने का काम सबसे इंपॉर्टेंट नदी है बनास नदी। तो उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि बनास नदी निकलती है खमनौर की पहाड़ियों से, कुंभलगढ़ से। तो अब मेरे को बताइए कि कुंभलगढ़ किस राज्य के अंदर है, कमेंट बॉक्स में बताइए मेरे को। यह पूर्ण भाव की दृष्टि से राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? बनास नदी। जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है इसका, बनास नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है। ये भी प्रश्न पूछा गया एग्जाम्स के अंदर। अब त्रिवेणी संगम है इस पे, त्रिवेणी संगम है बीगौद भीलवाड़ा में। यहाँ पे मेनाल, बनास और बेड़े से नदियाँ मिलती हैं, 3 नदियाँ। एक और त्रिवेणी संगम है जो है रामेश्वरम सवाई माधोपुर के अंदर, यहाँ पे 3 नदियाँ, चंबल, बनास और सीप नदियाँ मिलती हैं।
फिर बिसलपुर टोंक के अंदर भी 3 नदियाँ मिलती हैं, वो कौन सी हैं? ये यहाँ पर बनास, डाई और खारी नदी मिलती हैं बिसलपुर बांध के पास। तो सारे के सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हैं, पूछे गए एग्जाम में, बार बार पूछे गए, नोट कर लीजिएगा आप। पेज नंबर 7 पे बात की जा रही है, ये बात है अफगानिस्तान की। तो अफगानिस्तान में आपको पता है कि तालिबान और वहाँ की सरकार के बीच तनातनी चल रही है, पिछले 40 साल से ये प्रॉब्लम चल रही है। अमेरिका उसमें एंटर हुआ लेकिन अमेरिका भी विफल हो गया। तो अब इसको लेकर के बात चल रही है कि कतर एक देश है, वहाँ पर दोहा उसकी कैपिटल है, तो उसमें अफगान सरकार और तालिबान के बीच बातचीत होगी। इसको कराने का श्रेय अमेरिका को। अमेरिका वहाँ से बाहर निकलना चाहता है अफगानिस्तान से, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा एनर्जी, उसका बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो गया अफगानिस्तान के अंदर। तो अमेरिका वहाँ से चाहता है कि शांतिपूर्ण तरीके से बाहर निकल जाए और किसी भी तरीके से तालिबान और अफगान सरकार के बीच कोई समझौता हो जाए। तो उसके भरपूर प्रयास चल रहे हैं। अभी कतर दोहा के अंदर मीटिंग होने जा रही है। तो ये पूरा 4 दशक से युद्ध चला रहा है, आपको पता है कि ये यहाँ पे अमेरिका शांति चाहता है। अब मैं बता दूं, कतर की जो कैपिटल वो दोहा है, उसकी करेंसी का नाम है कतरी रियाल। अब मैं आपको इसका ज्योग्राफिकल मैप दिखा देता हूँ एक बार। ये आप देख सकते हैं कतर देश है, यहाँ पर ये इसकी कैपिटल हो गई दोहा, और ये है पर्शियन गल्फ जिसकी मैंने अभी बात की थी, और ये इसके ऊपर हो जाता है ईरान। तो आपसे पूछा सकता है कि कतर के साथ कौन सा गल्फ, कौन सा सी लगता है, सी एरिया? तो ये है पर्शियन गल्फ, यानी कि फारस की खाड़ी इसको बोलते हैं हम। तो कतर के साथ ये लगती है, यहाँ पे हो जाता है बहरीन देश, और ये है सऊदी अरेबिया देश। तो आपको समझ में आया होगा मैप के थ्रू। पेज नंबर 8 पे बात की जा रही है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और बहुत ही एक खुशखबरी है अगर ये पास हो जाता है तो, कि कुंभलगढ़ जो है उसको बाघ परियोजना यानी कि टाइगर रिजर्व बनाने की बात चल रही है अभी कुंभलगढ़ को। तो चौथा टाइगर रिजर्व बन जाएगा राजस्थान के अंदर। इसकी फाइल अभी सीएम साहब के पास भेज दी है, तो बस उनकी मोहर लगना बाकी है अभी इस पर। तो चौथा टाइगर रिजर्व बन जाएगा, इंपॉर्टेंट है। मारवाड़ मेवाड़ एरिया के अंदर टूरिज्म एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और तो वहाँ पर लोगों की इकोनॉमी भी अच्छी होगी, लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा इसके थ्रू। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसके लिहाज से ये। तो आगे देखते हैं, पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है, ये बात की जा रही है WPI की, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। अब इसका आधार वर्ष जो है वो 2011-12 है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा सकता है आपसे। इसमें सर्विसेज को काउंट नहीं किया जाता है। WPI जो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसमें सर्विसेज को काउंट नहीं किया जाता है, इसमें गुड्स को काउंट किया जाता है। इसी के आधार पर जो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करती है आरबीआई CPI और WPI दोनों को लेती है। ये उसके टूल हैं जिसके तहत वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करती है। आपको पता है कि आरबीआई को टास्क दिया गया है कि 4+-2 हो सकता है, आपको इस रेंज में मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल रखना है। इसका मतलब ये है कि 2 से लेकर के 6 के बीच में आपको इन्फ्लेशन रखना है, ना तो इससे ऊपर होना चाहिए ना ही इससे कम होना चाहिए। तो आरबीआई को ये टास्क दिया गया है कि आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल रखना है, तो वो इस टूल को इस्तेमाल करता है WPI को, राइट। अब WPI को जो पब्लिश करने का काम करता है वो करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। इसके आंकड़े जारी करने का काम करता है, ये आता है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर। अगस्त 2020 में थोक महंगाई दर 0 से ऊपर उठी है, तो ये यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है यहाँ पे कि 0 से ऊपर उठ गई है, नहीं तो अभी तक 0 से नीचे ही चल रही थी, नेगेटिव में चल रही थी कोरोना के कारण। तो ये न्यूज़ यहाँ पे बताई गई कि महंगाई अब बढ़ रही है भारत के अंदर। तो ये थी न्यूज़ की। अब हम देखते हैं पेज नंबर 9 पे बात की जा रही है, ये एक अध्यादेश जारी किया गया था कोरोना काल में। उस अध्यादेश का नाम है द फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020। तो ये ऑर्डिनेंस इशू किया गया था। इससे संबंधित हम एक और चीज़ देख लेते हैं यहाँ पे पहले, APMC क्या होती है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड मार्केटिंग कमेटी। साधारण भाषा में हम कहते हैं मंडी, आपको पता है कृषि मंडियाँ जो होती हैं अपने हर जिले के अंदर। तो क्या होता था, ये जो ऑर्डिनेंस पास किया गया है, इससे पहले क्या होता था कि कोई भी किसान अगर अपना जो भी उत्पाद उसने किया है अगर उसको सेल करना है, तो जो ये APMC है यानी कि मंडी है उनके जिला में जो बनाई गई हैं, वो केवल इन्हीं को सेल कर सकता है, वो किसी राज्य से बाहर नहीं जा सकता है, जिले के बाहर सेल नहीं कर सकता है। ये उसके लिए प्रॉब्लम थी, तो उनको सही मूल्य अपने उत्पाद का मिल सके, इसलिए ये ऑर्डिनेंस को लाया गया। इसके बाद क्या हुआ कि कोई भी किसान अपने उत्पाद को राज्य के बाहर बेच सकता है या राज्य के किसी भी अन्य जिले में बेच सकता है। ये इस ऑर्डिनेंस के तहत किया गया है ताकि किसानों की उनके उत्पाद का सही मूल्य मिल सके। तो ये न्यूज़ यहाँ पे कवर की गई है, तो आपको समझ में आया होगा। और आपको पता होना चाहिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इनका नाम भी आप रखिएगा, नाम इनका आप याद रखिएगा, पूछा सकता है एग्जाम के अंदर, क्योंकि काफ़ी चर्चा में रहा है कृषि से संबंधित जो सेक्टर है इंडिया के अंदर। पेज नंबर 9 पे स्पोर्ट रिलेटेड न्यूज़ है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन गया है कि ऑस्ट्रिया के डोमिनिक
थिएम, ये जो प्लेयर हैं टेनिस के, इन्होंने यूएस ओपन टेनिस जीत लिया है सिंगल कैटेगरी में, और इन्होंने जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव को हराया है। सिंगल मैन कैटेगरी की ये बात की जा रही है यहाँ पे, याद रखिएगा आप। तो इन्होंने जीत लिया है, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा सकता है एग्जाम के अंदर। अब एक और न्यूज़ है यहाँ पे कि थॉमस एवं उबर कप बैडमिंटन संबंधी हैं, इनको स्थगित किया जा सकता है। तो ये न्यूज़ है यहाँ पे बैडमिंटन संबंधी की थॉमस एवं उबर कप किससे संबंधित है, पूछा सकता है एग्जाम के अंदर, तो नोट कीजिएगा। इसके अलावा रेसर हैं लुइस हैमिल्टन ने टस्कन ग्रां प्री जीत ली है। तो मैं आपको कल बताया था लुइस हैमिल्टन के बारे में कि ये रेसर हैं एक ये, और माइकल शुमाकर भी आपने नाम सुना होगा, ये भी एक रेसर हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि किस खेल से संबंधित हैं ये। आगे देखते हैं, पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है। ये बात है जापान से रिलेटेड है। जापान के जो प्रधानमंत्री थे शिंजो आबे, उन्होंने अपनी तबीयत खराब होने के कारण रिजाइन दे दिया था। उनके बाद नए प्रधानमंत्री बने जापान के अंदर योशिहिदे सुगा, ये नए प्रधानमंत्री होंगे जापान के अंदर। इनकी पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, तो आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा सकता है एग्जाम के अंदर। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, ये राजस्थान संबंधी एक न्यूज़ है, मोटिवेशनल एक स्टोरी टाइप आप बोल सकते हो, इसलिए यहाँ पे कवर किया है। तो बिहार के अंदर आपने सुना होगा दशरथ मांझी को, जिन्हें कि माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में 30 साल से एक व्यक्ति है घनश्याम योगी, जो कि लगा हुआ है अपनी जिद पर, और उसने 500 मीटर तक सीढ़ियाँ बना दी हैं शिव मंदिर तक पहुँचने के लिए। ये देखिए आप इनकी कितना डेडिकेशन है इनके अंदर कि 30 साल तक उन्होंने प्रयास किया, 500 मीटर तक पहाड़ के बीच में सीढ़ियाँ बना दी शिव मंदिर तक पहुंचने के लिए। तो एक मोटिवेशनल स्टोरी है कि आप बस अपनी मेहनत करते जाइए और लगे रहिए, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आगे देखते हैं, पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है। ये न्यूज़ है राज्यसभा से संबंधित, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी के संबंध में देखा जाए तो पूछा सकता है एग्जाम के अंदर। तो राज्यसभा में उपसभापति हरिवंश नारायण को फिर से चुन लिया गया है, यानी कि इनको री इलेक्ट कर लिया गया है। उपसभापति हैं राज्यसभा के अंदर हरिवंश नारायण। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि राज्यसभा के सभापति का नाम क्या है प्रेजेंट में। पेज नंबर 10 पे बात की जा रही है, ये बात है समलैंगिक कानून। समलैंगिक संबंध होते हैं जहाँ पे कि मेल संबंध बनाते हैं, फीमेल संबंध बनाते हैं। तो समलैंगिक संबंध से संबंधी बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। इस केस का नाम है नवतेज सिंह जौहर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया 2018, ये केस है। तो इसमें होता क्या था कि समलैंगिक संबंध जो बनाए जाते थे वो पहले अपराध था आईपीसी की धारा 377 के तहत, यानी कि इंडियन पीनल कोड की धारा थी एक 377, उसके तहत समलैंगिक संबंध पहले अपराध थे। लेकिन नवतेज सिंह जौहर बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस 2018 के बाद इस धारा को अभी हटा दिया गया है, अभी ये अवैध हो गई है धारा 377। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब यहाँ पे न्यूज़ ये कवर की जा रही है कि हाईकोर्ट में एक केस आया है कि समलैंगिक शादियां हैं उनको मान्यता दी जानी चाहिए। तो उसके विरोध में केंद्र सरकार ने एक अपील की है कि ऐसा, उसका विरोध किया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से ठीक नहीं है। तो ये यहाँ पे न्यूज़ कवर की गई है, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नवतेज सिंह केस धारा 377 आपको पता होना चाहिए। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। यदि आप कुछ सुझाव देना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद भी ना हो तब भी आप मेरे को बताइए वीडियो पसंद क्यों नहीं आई। इसी के साथ धन्यवाद।